नमस्कार। आप सभी का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड ईपीसी 4 के अंतर्गत यूनिट 1 सेक्शन के बारे में। आपने पिछले वीडियो में जाना था स्वयं की समझ एवं स्वयं के बारे में दार्शनिक दृष्टिकोण, स्वयं के बारे में सांस्कृतिक दृष्टिकोण, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वार्तालाप, एक आदर्श शिक्षक के विचार, एक आइडियल टीचर हम कैसे बन सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक शिक्षक के रूप में स्वयं के दृष्टिकोण। आप एक टीचर हैं, जब आप एक आइडियल टीचर बन रहे हैं तो आपके बारे में आपकी दृष्टिकोण कैसे होनी चाहिए, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इस सेक्शन में 2 यूनिट है। पहला है शिक्षक के रूप में स्वयं के बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण, यानी कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव टुवार्ड्स सेल्फ ऑफ अ टीचर। यहाँ पर हम दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव कैसी होनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस अध्याय को। जैसे हम बात करते हैं शिक्षक के रूप में स्वयं के बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण, तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है एक बालक के बचपन की। यदि हम बालक के बचपन की बात करते हैं, या फिर हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है, उसमें भी लिखा गया है कि माता पिता और एक शिक्षक को बालक के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले उसको मानते हैं माता पिता। जो भी शिक्षक बच्चे होते हैं उनके जीवन में माता और पिता का बहुत ही अहम योगदान होता है, और माता पिता के बाद अहम योगदान आता है एक शिक्षक का, यानी कि एक टीचर का। माता पिता तो होते हैं, साथ ही साथ एक शिक्षक का भी, टीचर का भी अहम योगदान माना गया है बच्चों के जीवन निर्माण में। इन तीनों के सहयोग से ही एक बच्चा का जो है भविष्य उज्जवल बनता है, एक बच्चा का जो है जीवन निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होता है। इन तीनों का जो है अहम योगदान होता है एक बच्चे के जीवन के निर्माण में। माता पिता जहाँ बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जो बच्चा जो है इसका यदि पालन पोषण की बात करें तो उसका पालन पोषण उसके माता पिता करते हैं। वहीं शिक्षक उसके बौद्धिक, आत्मिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। यदि शिक्षक के हम योगदान की बात करें एक बच्चे के जीवन में क्या होता है, तो शिक्षक जो है उसके बौद्धिक, आत्मिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। इसी वजह से एक शिक्षक का, एक टीचर का दायित्व बनता है कि वह स्वयं उन्नति हेतु ज्ञान को आधार बनाए। क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आपके तो इतनी जिम्मेदारी है कि एक बच्चे के आप जो है बौद्धिक, आत्मिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। इसी वजह से आपका भी दायित्व बनता है, यानी कि हम सभी का, एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो स्वयं उन्नति हेतु ज्ञान का आधार बनाए, यानी वो स्वयं उन्नति करे, खुद का अपना आधार बनाए। ज्ञान के द्वारा स्वयं उन्नत होने से भिन्न भिन्न शक्तियों का विकास होता है तथा उत्तम एवं श्रेष्ठ आत्मसम्मान की रचना होती है। ज्ञान की गहराइयों में गोता लगाने से सभी भटकाव एवं अज्ञानता समाप्त हो जाती है। यदि हम ज्ञान की गहराई में गोता लगाते हैं तो जो भी हमारा भटकाव है, जो भी हमारी अज्ञानता है, वो सब समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपके अंदर इतनी सारी जिम्मेदारी है एक बच्चे को लेकर के, क्योंकि आप उसके बौद्धिक, आत्मिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। तो इन सब के लिए जरूरी है कि आप जो है ज्ञान की गहराई में गोता लाएं, कि आपके पास ज्ञान का भरपूर मात्रा होना चाहिए।
कि बच्चे जो भी पूछे, कहीं से भी प्रश्न राइज करें, आप उसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकें। क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह अपने विचारों पर गहन मंथन करे। मंथन से शिक्षक के व्यक्तित्व एवं उसके कक्ष में अध्ययन एवं अध्यापन के समय उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। यदि आप गहन अध्ययन करते हैं, आप जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय को आप गहन चिंतन, गहन अध्ययन से पढ़ाइएगा, तो ये फिक्स है कि जब आप क्लासरूम में यानी कि कक्ष में अध्ययन कराएंगे एवं अध्यापन कराएंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आना ही है। यहाँ पर दो शब्द, अध्ययन एवं अध्यापन। जब हम क्लासरूम में यानी कि कक्ष में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम अध्ययन भी करते हैं एवं अध्यापन भी करते हैं, यानी कि हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो ये काम कब हो सकता है? जब आप अपने विचारों का गहन अध्ययन करेंगे। गहन अध्ययन चिंतन से हमारे कक्ष में जो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। यदि एक अध्यापक के रूप में हम अपने दैनिक जीवन का यानी कि डेली लाइफ का केवल 15 मिनट, आपको क्या करना है, केवल 15 मिनट का समय देना है अपने प्रत्येक दिन का, अपने दैनिक जीवन का जो भी दिन आप व्यतीत कर रहे हैं उनमें से मात्र 15 मिनट, हम आपसे केवल 15 मिनट की मांग कर रहे हैं आपके 24 आवर्स में से। आप क्या करेंगे, केवल 15 मिनट जो है वास्तविकता की समझ को गहरा करने में व्यतीत कीजिए। यदि आप अपने जीवन का, अपने डेली लाइफ का केवल डेली प्रत्येक दिन 15 मिनट समय देते हैं खुद को समझने के लिए, तो क्या होगा, यह कौशल जो है धीरे धीरे एक योग्यता एवं आंतरिक गुण में विकसित होती चली जाएगी। आगे इसमें पढ़ना है, स्वयं को पहचानने के निम्न चरण हो सकते हैं। हम स्वयं को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए निम्न चरण है। पहला आपका है आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन। हम स्वयं को कैसे पहचान सकते हैं? आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन से हम स्वयं को पहचान सकते हैं। दूसरा आपका है आंतरिक ईमानदारी और अपने संकल्पों एवं कमजोरियों को स्वीकार करना। हमें क्या करना है, पूरी तरह से ईमानदार रहना है, आंतरिक ईमानदारी रखनी है, यानी कि इंटरनल ऑनेस्ट रहना है हमें, आंतरिक ईमानदारी एवं अपने संकल्पों एवं कमजोरियों को स्वीकार करना। आपके अंदर जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, उसको आप स्वीकार कीजिए और उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। एवं तीसरा है स्वयं सशक्तिकरण यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट। ये तीन जो चरण है जिससे कि हम स्वयं को पहचान सकते हैं एवं अपने अंदर एक दार्शनिक दृष्टिकोण यानी कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव जो है क्रिएट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। आपका दूसरा टॉपिक है शिक्षक के रूप में स्वयं के बारे में सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी कि कल्चरल पर्सपेक्टिव। आपको जो है स्वयं के बारे में एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित करनी है। कल्चरल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सेल्फ इन रोल ऑफ अ टीचर। हमें जो है कल्चरल पर्सपेक्टिव विकसित करनी है स्वयं के बारे में। यह हम कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। शिक्षा व्यवस्था जो है समाज से अलग होकर कार्य नहीं कर सकती। यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें, तो जो है समाज से अलग होकर यानी कि सोसाइटी से अलग होकर इसको हम समाज से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है समाज से अलग होकर कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं उसका एक भाग है। शिक्षा व्यवस्था क्या है, समाज का एक भाग है और इसको समाज में रह करके ही, सोसाइटी में रह करके ही कार्य संपन्न करने होते हैं। समाज में फैली कुरीतियाँ, सांस्कृतिक विविधता, लैंगिक असमानता के कारण शिक्षा की प्राप्ति और विद्यालयों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती रहती है। आप सभी देखते होंगे
आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में या आपके विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं होती है, जिनमें सांस्कृतिक विविधता, लैंगिक असमानता और समाज में फैली जातिगत कुरीतियां, जिसके कारण क्या होता है, विद्यालयों में बच्चों की सहभागिता यानी कि बच्चों की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती रहती है। शिक्षा व्यवस्था जो है समाज से अलग होकर कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उसका वह एक भाग है। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई है, उससे जो है हमारा शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि हम बात करें समाज में फैली हमारी जातिगत कुरीतियाँ जो है, बहुत समाज में ऐसी कुरीतियाँ, ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि इस कास्ट के लोग, इस जाति के लोग क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं जातिगत कुरीतियाँ। एक नियम बना दिया गया समाज में कि आप इस कास्ट के हैं तो आप शिक्षा से वंचित रहेंगे। उसी तरह लैंगिक असमानता, ये भी हम देखते हैं कि जेंडर इक्वेशन को लेकर के भी बहुत सी बातें होती है। जैसे कि लड़का है तो इसको हायर एजुकेशन दिया जाए, लड़की है तो इसको गांव के स्कूल में पढ़ाया जाए, या फिर इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाए। तो ये लैंगिक असमानता के कारण जो है शिक्षा की प्राप्ति जो है और बच्चों की सहभागिता जो है हमारी प्रभावित होती रहती है। विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समुदायों के बीच जो गहरी विषमता दिखाई देती है, उससे यह प्रतिबिंबित होता है कि विद्यालय व्यवस्था स्वयं में कई स्तरों पर बटी हुई है और बच्चों को असाधारण रूप से अलग अलग शैक्षिक अनुभव भी प्रदान करती है। क्योंकि जब हम समाज को देखते हैं, जब हम विद्यालय को देखते हैं, तो ये बहुत ऐसे कारण हैं जो कि पूरे समाज में, पूरे विद्यालय में आपके फैले हुए हैं, जिससे कि इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर भी दिखाई देता है। क्योंकि कहा गया है कि बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो उसी अनुरूप ढल जाते हैं। तो जैसा उनके परिवार का माहौल, जैसा उनके स्कूल का माहौल रहता है, बच्चे भी उसी अनुरूप ढलते चले जाते हैं। असमान संबंध जो है न केवल वर्चस्व को बढ़ावा देते हैं, अपितु तनाव भी पैदा करते हैं तथा मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास की स्वतंत्रता में बाधा भी पहुंचाते हैं। यह संपूर्ण परिदृश्य इस तथ्य को प्रस्तुत करता है कि शिक्षा को एक सांस्कृतिक कार्यवाही को भी अंजाम देना होता है। आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो इन सब समस्याओं को भी आपको झेलना होता है। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई है, चाहे वो जातिगत भावना को हो, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता हो या फिर लैंगिक असमानता हो, ये जितनी भी कुरीतियाँ हैं, इन सब को भी आपको दूर करना है, एक सांस्कृतिक कार्यवाही को भी अंजाम देना है एक शिक्षक के रूप में। एक शिक्षक को जो है स्वयं की प्रगति के लिए, यानी कि स्वयं की उन्नति के लिए 10 सिद्धांतों का पालन करना होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं 10 सिद्धांत के बारे में, 10 नियम के बारे में, जिन्हें कि आप नोट आउट कर लेंगे और इसे कोशिश करेंगे पालन करने के लिए भी। क्योंकि जब आप पालन करते हैं तभी आपके बीएड करने का उद्देश्य पूरा होता है और EPC 4 यूनिट जो कि स्वयं की समझ दिया गया है, इसका भी उद्देश्य सार्थक सिद्ध होता है। इसीलिए आप सभी ये जो 10 पॉइंट हैं, इसको आप नोट आउट कर लेंगे। चलिए हम पहले पॉइंट की बात करें। पहला में आपको दिया गया है, अपने कार्य अथवा व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, स्पष्ट और गंभीर होना चाहिए, जिससे हमारी वाणी, मन और कर्म में समानता बनी रहे। हमें क्या करना है, हमें अपने कार्य, अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार और स्पष्ट रहना है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारा व्यवसाय क्या है, मान लें कि हम स्कूल चला रहे हैं या फिर कोचिंग का संचालन कर रहे हैं या कहीं विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो हमारा व्यवसाय हो गया। उस व्यवसाय और अपने कार्य में हमें निष्पक्ष, ईमानदार, स्पष्ट और गंभीर रहना है। जिससे फायदा क्या होगा, आपकी वाणी,
मन और आपके कार्य में समानता बनी रहेगी। यानी कि जो आप बात बोलिएगा, जो भी आप कार्य कीजिएगा या जो भी आपके मन में विचार चलेंगे, सब में क्या होगा, समानता बनी रहेगी, इक्वलिटी बरकरार रहेगी। और दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार झूठे विश्वास, झूठी शान तथा सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, जातीय इत्यादि शोषण की भावना से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। हमारा व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए, दूसरों के साथ झूठी विश्वास, झूठी शान तथा सामाजिक स्तर पर देखें तो आर्थिक, लैंगिक, जातीय, जितनी भी ये सब कुरीतियाँ हैं, इन सब से अलग होना चाहिए। यानी कि जब आप क्लास से पढ़ा रहे हैं तो आप ये नहीं ध्यान देंगे कि वो बच्चा जो है किस कास्ट से है, वो लड़की है या लड़का है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसका पहनावा कैसा है। आपको जो है सबको एक भाव से, एक रूप से पढ़ाएंगे। जैसे कि सूरज की तरह, सूरज क्या करता है, वो सुबह में सभी को समान रूप से प्रकाश फैलाता है। वो कभी भी ये नहीं देखता है कि वो कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस जात का है, कौन किस जात का नहीं है। तो आपको एक सूरज की तरह, सन की तरह आपको जो है कार्य करना है और शोषण की भावना से पूर्णतः मुक्त होना है। किसी का भी शोषण आपको नहीं करना है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा आपके लिए है, हमारे समस्त कार्यों का मूल सिद्धांत सार्वभौमिक प्रेम, सहानुभूति, सद्भाव, सहयोग, शांति और बेहतरी की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। हमारे जितने भी कार्य हैं उनका सिद्धांत जो है सार्वभौमिक प्रेम, सहानुभूति, सद्भाव, सहयोग, शांति और बेहतरी की भावना से हमेशा ओतप्रोत होना चाहिए। हम जो भी काम करें उसमें सहानुभूति, सद्भाव, सबका सहयोग, शांति के साथ मिलजुल करके, यानी कि टीम वर्क के साथ हमें सारे कार्यों का निपटारा करना चाहिए, सारे कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, अपने विवादों को आपसी बातचीत, विचार विमर्श एवं कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा ही निपटाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप विद्यालय में, महाविद्यालय में या आपसी कहीं भी आप देखते हैं कि जो भी विवाद होता है उन्हें क्या करना चाहिए, पहले आपसी बातचीत के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा ही सुलझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग आपस में झगड़ा हुआ, आप उसको किसी और के द्वारा पूरा फैला रहे हैं, उसके द्वारा बता रहे हैं। पहले आपको आपस में बातचीत करना है, विचार विमर्श करना है। उससे अगर मामला नहीं सुलझता है तब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसे सुलझाना है। क्योंकि कहा गया है कि यदि आप दूसरे के बारे में शिकायत करते हैं, दूसरों के बारे में किसी को बताते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्वयं की शिकायत होती है। इसीलिए जो भी यदि आपस में कुछ भी विवाद हो, कुछ भी ऐसा नौबत आ जाए कहीं भी, तो आपको पहले आपसी बातचीत, विचार विमर्श के द्वारा ही उसे सुलझाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेज है तब अंतिम में आपको कानूनी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। और पांचवा आपका है, अपने विद्यार्थियों को स्नेहपूर्वक पढ़ाना चाहिए तथा मानवता के लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो, इस कार्य हेतु उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए, यानी कि उन्हें मोटिवेट भी करना चाहिए। आप जिसको पढ़ा रहे हैं, जिन पर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उन्हें क्या होना चाहिए, स्नेहपूर्वक आपको पढ़ाना चाहिए। और उनका जो लक्ष्य है, जो वो बनना चाहते हैं, उनका साध्य क्या है, साध्य का अर्थ होता है यानी कि लक्ष्य, उनका लक्ष्य क्या है और साधन क्या है, इसके बारे में जो है आपको उन्हें बताना चाहिए और उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए। छठा पॉइंट आप सभी के लिए है, अध्ययन एवं अध्यापन के कार्य में कभी भी आलस्य को स्थान नहीं देना चाहिए तथा इसे आनंदित होकर पूर्ण करना चाहिए। चाहे आप पढ़ रहे हो या फिर पढ़ा रहे हो, कहीं भी आलस्य का एक भी स्थान उसमें नहीं होना चाहिए। आलस्य दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम करें पूरे खुशी के साथ, आनंदित होकर, खुश होकर उसे आपको पूरा करना चाहिए। और
सातवां आपका पॉइंट है, हमें प्रतिदिन अपने आत्म विकास के लिए यानी कि सेल्फ के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए कुछ समय आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यानाभ्यास एवं अध्ययन के लिए अवश्य देना चाहिए। चाहे आपका जिंदगी, आपका लाइफ कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, कुछ समय जो है प्रतिदिन अपने विकास के लिए आध्यात्मिक, नैतिक और आत्मनिरीक्षण, ध्यानाभ्यास जो है अध्ययन के लिए आपको जरूर देना चाहिए। आपको डेली जो है प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है, अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में क्या कर रहे हैं आत्मनिरीक्षण करना है, जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही है या गलत है, इसके बारे में भी आपको प्रत्येक दिन सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें जो है मात्र 15 मिनट दीजिए, जो आपको 15 मिनट जो है प्रत्येक दिन आपको सोचना चाहिए आपके आत्मनिरीक्षण के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए आपको जो है इस बारे में भी विशेष ध्यान देना है। और आपका अगला टॉपिक है, शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का हित सर्वोच्च होता है। शिक्षक को विद्यार्थियों के हित के लिए जो भी आवश्यक कार्य हो उसे संपादित करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो आपका सर्वोपरि कार्य है, सबसे सर्वोत्तम कार्य है विद्यार्थियों का हित। चाहे जो भी समस्या हो, जो भी कठिनाइयाँ हो, उन कठिनाइयों को सहते हुए आपको अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे पहला कार्य है विद्यार्थियों का हित होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के हित के लिए जो भी आवश्यक कार्य, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क हो, उन सभी का संपादन जो है आपको करना ही चाहिए। जैसे कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान में जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, आप लोग महाविद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सभी शिक्षक अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस के वीडियो एवं PDF फाइल भी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे कि आपका हित हमेशा सर्वोच्च हो और आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके, अपना भविष्य बेहतर बना सके, B.Ed में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसीलिए हम सभी की ये कोशिश है कि आप लोग सभी लोग सफल हो, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो जितनी ज़्यादा खुशी आपको होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपके शिक्षक की होती है, यानी कि हम सभी की होती है। और अगला आपका पॉइंट है, शिक्षक को अध्यापन कर्म का आनंद लेना चाहिए, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए कि हम वो कार्य कर रहे हैं तो खुशी पूर्वक कर रहे हैं। कोई इसके लिए हमें जबरदस्ती या ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है, हम खुशी पूर्वक अपना हर काम आनंद पूर्वक कर रहे हैं। और इसका अंतिम एवं 10वां पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वो है शिक्षक को सदा गुणग्राही यानी कि क्वालिटेटिव बनकर आत्मिक शांति की स्थिति का अनुभव करना चाहिए। सदा जो है गुणग्राही रहना चाहिए और आत्मिक शांति का जो हमें अनुभव करना चाहिए। तो ये वो 10 पॉइंट थे जो कि 10 सिद्धांत थे जो कि एक शिक्षक की प्रगति के लिए, शिक्षक की उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे शिक्षक के रूप में स्वयं के दृष्टिकोण, जिसमें हमने 2 दृष्टिकोण के बारे में बात किया, एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण, एक दार्शनिक दृष्टिकोण एवं दूसरा सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में EPC 4 के यूनिट 1 से अंतिम पॉइंट यानी कि अंतिम अध्याय जिसका नाम है भारतीय परिदृश्य में शिक्षकों के स्वयं में परिवर्तन, गुरु से प्रोफेशनल तक, इसको लेकर आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है ये, गुरु से प्रोफेशनल तक भारतीय परिदृश्य में जो भी शिक्षकों के स्वयं में परिवर्तन हुए हैं, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।